साथियों, जय भीम जय रविदास। मैं रुपेश कुमार सुप्रभात मीडिया गुरबाणी के माध्यम से आज अखिल भारतीय चमार महासंघ के पदाधिकारियों से SC/ST आरक्षण के कोटे के अंदर कोटा देने की जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसकी राय जानने के लिए जब कोटे के अंदर कोटा आरक्षण देने की जो बात की गई है उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो जजमेंट अपने आप में परफेक्ट नहीं है और उसमें जो राज्यों को अधिकार देने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वैसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑप्शन डाल करके ये फैसला किया है, जबकि उसको ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता कि कोई कानून बनाए। तो पार्लियामेंट कानून बनाती है, राष्ट्रपति के द्वारा वो साइन होता है, तब जा कर के उसमें चेंज हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन किया है वो गलत है। राज्यों को वो अधिकार नहीं दे सकते रिजर्वेशन को बदलने का, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन करने का, कोटे के अंदर कोटा करने का, वो उनको अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा है कि एक जनरेशन को अगर रिजर्वेशन मिल गया तो उसकी दूसरी जनरेशन को, दूसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये भी गलत है। रिजर्वेशन का आधार सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। तो सामाजिक आधार जब तक बराबर नहीं हो जाता, समाज के अंदर उत्पीड़न, अत्याचार, भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, तब तक किसी भी शेड्यूल कास्ट की जाति को उससे अलग करना या किसी व्यक्ति को अलग करना ठीक नहीं है, गलत है। मैं इस डिसीजन के अंदर बहुत सारी कमियां देख रहा हूं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और जो उसके लिमिटेशन, तो आगे संघ क्या करना चाह रहा है? अगर मूल रूप से देखा जाए, आरक्षण का जो आधार है वो सारा शैक्षिक व्यवस्था के कारण बिगड़ा हुआ है। जब तक देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, सबको समान शिक्षा नहीं मिलेगी, सबको फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से, तब तक आरक्षण को ख़त्म करना या किसी कैटेगरी को आरक्षण से अलग करना ठीक नहीं है, गलत है। और जो क्रीमी लेयर की बात की है, क्रीमी लेयर के बारे में, क्रीमी लेयर हो सकता है जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हो गए हैं या जो ज़्यादा बड़े पदों पर क्लास 1 या सेक्रेटरी लेवल पर काम किया है जिन्होंने, उनके लिए आप क्रीमी लेयर का फार्मूला लगा सकते हैं। मगर क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो जो OBC को रखी है 8.5 लाख की या उससे ज़्यादा की, वो ही रखनी चाहिए। SC/ST के लिए अलग से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम रखी जाएगी लिमिट SC/ST के लिए तो SC/ST के सभी लोग उससे बाहर हो जाएंगे आरक्षण से। और ये फैसले से समाज के अंदर अगर ये फैसला लागू करते हैं और राज्य अपनी अपनी मर्जी से किसी को ज़्यादा किसी को कम देते हैं आरक्षण का कोटा, तो उससे समाज के अंदर भी गठन पैदा होगा और सारा समाज उथल पुथल होकर के ये पूरी तरह से चरमरा जाएगा। SC/ST का समाज कमज़ोर हो जाएगा, ना शिक्षा मिल पाएगी, ना उसको नौकरी मिल पाएगी, ना उसको रोज़गार मिल पाएगा, और वो फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिस स्थिति से निकल करके सैकड़ों साल बाद आज कुछ सांस लेने की स्थिति में आया है। एक बात और कहना चाहूँगा कि आरक्षण का आधार, आरक्षण का क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट को बढ़ाना चाहिए था। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की बात कहनी चाहिए थी, लेकिन अब तो नौकरियां सरकारी तो रही नहीं, सब प्राइवेट करते जा रहे हैं।
तो आरक्षण का एक हवा खड़ा करके आरक्षण के अंदर सबको उलझाना चाहते हैं। उलझाया गया है और इससे समाज सब उलझ जाएगा और कुछ मिलने वाला नहीं है किसी को। साथ मुझे एक बात और कहनी है कि अगर शिक्षा के अंदर या नौकरियों के अंदर कैटेगराइजेशन होता है या उसमें क्रीमी लेयर रखी जाती है तो मेरा मानना है कि सबसे पहले राजनीति के अंदर होना चाहिए। तो राजनीति के अंदर जो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, प्रधान बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, उन सब के अंदर भी क्रीमी लेयर और ये फार्मूला लगना चाहिए ताकि उनका जो एक बार MP MLA बना उसको दोबारा टिकट ना मिले, उसके आने वाली पीढ़ी को भी टिकट ना मिले, तब ये बराबरी आ सकती है। वरना तो ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगा गरीब समाज के लिए और गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा और जो भेदभाव और छुआछूत का जो इस देश में तांडव है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अखिल भारतीय चमार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रह्मपाल सिंह जी, आपका क्या? साथियों सभी को जय भीम, जय रविदास। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे विषय का तो संज्ञान लेने का टाइम है, ऐसे विषय में तो संज्ञान और जो जजमेंट देने का वह है जबकि उसको अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। पार्लियामेंट का काम है, संसद का काम है कानून बनाने का। सब सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून का पालन कराना और कानून को लागू करना। ये जो हस्तक्षेप जो सुप्रीम कोर्ट का है बार बार हमें SC ST को यानी परेशान करने वाली बात है। एक तरह से पहले हमें 2 अप्रैल 18 का हमने रिजल्ट देखा है, उसको भी वापस करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा और सरकार को भी झुकना पड़ा। पार्लियामेंट में कानून बना करके अमेंडमेंट लाएगा जब जा करके हमारा इससे पीछा छूटा SC एक्ट का। इसी तरह ये भी हमें परीक्षा लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसमें बिल्कुल अब वो अवहेलना है, ये वायलेशन है एक तरह से हमारे मूल अधिकारों की वायलेशन है इसमें, क्योंकि आर्टिकल 15(4) और 16(4) हमें बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान किया है वो आर्थिक आधार पर है। समाज में जो हमारा पिछड़ापन है, समाज में जो हमारा जातिवाद है, जो भेदभाव है, उसको दूर करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में हमें बराबरी का हक, शिक्षा पाने का अधिकार जो बाबा साहब ने हमें 16(4) में दिया, नौकरी में आरक्षण दिया है, तो वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया है। हमारी सामाजिक स्थिति हजारों साल से क्या थी, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1931 में जनगणना कराई गई थी। 1931 के जनगणना के आधार पर 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसके आधार पर तो अनुसूचित जातियों की 11 से 41 जातियों की पहचान की गई थी और 11 से 41 जातियों को एक सूत्र में प्रयोग करके बाबा साहब ने हमारी जाति को नाम दिया था अनुसूचित जाति और जनजाति। इसको जो है आज वर्गीकरण करके हमें फूट डालने की राजनीति और ये फूट डालो राज करो की राजनीति जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी, ये राज जो BJP सरकार अपने वकीलों द्वारा यानी उनके जो सॉलिसिटर जनरल बैठे जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वही तो व्याख्या कर रहे हैं, वही तो उनके जो भाषा जो बुलवाते हैं सरकार, वही तो वहाँ भाषा बोल रहे हैं, तो उनको अधिकार नहीं है। हमारे इसमें 341 हमारी धारा 341 कहती है कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो फिर भी इसमें आरक्षण में यानी कभी किसी बहाने ये बिल्कुल गलत है। ये इससे जन सामाजिक अवरोध पैदा होगा। समाज में हमारी जो एक वर्ग मान लो जाति में उपजातियों में हमारे भेदभाव हमें फूट डालेंगे। मान लिया हमारी संख्या 10% है तो 10% के हिसाब से 15.5% है, 15% में हमारे जो जितनी भी जाति है उसमें समायोजित हैं, उसमें हमने तो वर्गीकरण की मांग नहीं करी। ये अपने आप वर्गीकरण की बात कहाँ से ले आए? 7.5% में जो भी जनजाति हैं वो फायदा उठा रहे, उन्होंने कभी मांग नहीं की। अब भाई हमारा वर्गीकरण किया जाए, पर वर्गीकरण का करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है। ये संसद में बिल पास होना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि इस बारे में अध्यादेश सरकार को अध्यादेश ला करके इसको जो है इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जैसे ये जो है एक कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो हमारे साथ एट्रोसिटी होती है उस पर संज्ञान नहीं लेता। हमारा जो कोटा हमारा 70 साल में आज तक
शिक्षा की बात नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। उसको जो है ये नहीं कहता कि हमारा भेदभाव रोजाना हमारे साथ जो है अत्याचार है, उस पर कभी संज्ञान नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जो है हमारे ये जो दूसरे सेक्शन क्षेत्र में हमारे पिछड़ापन है उस पर कभी संज्ञान नहीं लेता। कि ऐसे ऐसे विषय पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को काम करना चाहिए, वो अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो ऐसे हमारे जो भेदभाव है ना ये दूर हो सकता था। असमानता जो हमारे साथ बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, समाज में गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट को जो विषय हैं, जो सामाजिक जो असमानता है उसको दूर करने का काम करना चाहिए, नहीं कि ऐसे विषय छेड़ करके समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक हमारा जन है, इसमें अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती हम तो ये मांग करते हैं कि इसको रिव्यू पिटीशन डाल के हमारा संगठन, सामाजिक संगठन रिव्यू पिटीशन डालें और इसको दोबारा विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं तो सरकार इसमें अध्यादेश लाए, नहीं तो हम जो है पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे। जिस तरह 2 अप्रैल 2018 में हमने सरकार को झुकाया, इस तरह ही हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हमारा जो कारवा है वो बाबा साहब का लिया काका पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ता रहेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका के अंदर गोरे और काले का भेदभाव था, वहाँ पर भी सैकड़ों साल लगे उनको काले लोगों को अपना हक मांगने के लिए। और वहाँ पे 33% आरक्षण है सभी चीज़ों में, निजी संस्थानों में भी और सरकारी संस्थानों में भी, व्यापार में भी, सब जगह 33% आरक्षण है वहाँ काले लोगों को। और काले लोगों को यानी कितना उनको झेलनी बड़ी यातना है, उनको उनका इतिहास बताता है। ऐसी क्रांति यहाँ पे लाना चाहते हैं, ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, ये सही नहीं होगा। समाज में ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसको जो है दोबारा विचार करना चाहिए और सामाजिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को दूसरे एक जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, ठेकेदारी प्रथा 2006 में उमा देवी वर्षित कर्नाटक स्टेट का एक मैटर आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि भाई आप सिर्फ 2 साल के लिए, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेकेदारी पे, जब तक आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, जब तक आप उसको ठेकेदारी पे आप जो है या आउटसोर्सिंग के जरिए आप भर्ती प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट 20-20 साल हो गए, एक एक डिपार्टमेंट में 20-20 साल हो गए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हुए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कहीं भी संज्ञान नहीं लेता कि आप मैंने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करो। ठेकेदारी प्रथा भी सुप्रीम कोर्ट लाया था, तो सुप्रीम कोर्ट इसको ठेकेदारी प्रथा को खत्म करे। जो ऐसे जो मामले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट देखना चाहिए, नहीं कि विघटन वाली बातें हैं सुप्रीम कोर्ट को विभाजनकारी बातें समाज में पैदा करनी चाहिए। हमारी इसमें मांग है कि हम इसको जो है दोबारा रिव्यू पिटीशन डाल के इसको विचार करें और इसमें अध्यादेश सरकार को लाना चाहिए, और नहीं तो हम जन इसमें आंदोलन करेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी ऐसा सभी को जय भीम, सबको जय विकास। कड़ी को बढ़ाते हुए उपाध्यक्ष श्री विजेंद्र कुमार जी अपने वक्तव्य रखेंगे। देखिए रुपेश कुमार जी, मैं अखिल भारतीय चमार महासंघ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विजेंद्र कुमार। आज भारत के अंदर जो SC ST और OBC माइनॉरिटी के बीच में खाई पैदा करने का काम सरकार के माध्यम से हो या कोर्ट के माध्यम से हो, जो एक ऐसी विचारधारा के लोग जो देश में को खंडित करना चाहते हैं, वो अपनी हर चाल में सफल हो रहे हैं। जो आरक्षण के संबंध में जो रिजर्वेशन भारत के अंदर SC ST के लोगों को मिला है, उसमें खासकर SC के लोगों के साथ में जो एक विशेष जाति भारत के अंदर जिसको चमार जाति कहा जाता है, ये उसके ऊपर सीधा अटैक है। और जो हमारे बाबा साहब के द्वारा एक शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई गई थी, उस शेड्यूल कास्ट के अंदर जितने भी उस समय लोग लिस्टेड हुए थे, लगभग 1100 कुछ लोग, 1200 के लगभग जातियाँ हैं वो बाबा साहब ने उनको SC का नाम दिया था, यानी शेड्यूल कास्ट जो लिस्टेड लोग थे। तो उसमें आज जो भारत के अंदर एक ताकत बन के उभरी
और वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तो उन्होंने थोड़ा सा कोई प्रोग्रेस की उसको कमज़ोर करने का काम जो सरकारें डायरेक्ट रूप से नहीं कर पाई उसको कोर्ट के माध्यम से करवा रही है। और दुर्भाग्य की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस आरक्षण की समीक्षा करने में इतनी जल्दी दिखाई, उसने कभी भी सामाजिक समीक्षा करने की कोशिश नहीं की। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट जब जब भी आरक्षण के ऊपर अपना फैसला देता है तो वो एक कैटेगराइज करने की कोशिश की जाती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर समीक्षा करे कि भारत को लगभग 75 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही पर्टिकुलर जाति के लोग, एक ही परिवार के लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं? क्या इस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लेने की कोशिश की? जब यहाँ पर देश को चलाने वाले आईएएस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए, चाहे वो भारत सरकार के अंदर किसी भी पद की बात हो, एक उस तो इस ऐसे ही जुडिशरी भारत में एक जुडिशरी हाई लेवल आयोग बने और इनकी नियुक्तियाँ हो, तब पता चलेगा कि भारत के अंदर SC/ST के लोग कितने कहाँ किन पदों के ऊपर बैठे हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर भी जो अभी निर्णय आया है कैटेगराइज करने का, कोटे के अंदर कोटा देने का, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक किया है कि भारत में 1000 में से या 100 में से कितने लोग SC के लोग किस कास्ट के पर्टिकुलर पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं? बिना किसी आंकड़ों के आधार पर लिया गया निर्णय अमान्य है और वो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है जब तक किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा उसका आंकड़े पेश ना किए गए। बिना आंकड़ों के निर्णय लेना जो है वो अमान्य और असंवैधानिक होता है। सुप्रीम कोर्ट एक राज्य है, ना कि वो केंद्र है। सारे कानून बनाने की पावर केंद्र के पास है। SC/ST के रिजर्वेशन संबंधी, जातियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रपति जी को पावर है, तो राज्य को जो पावर दी गई है राज्यों को, वो राष्ट्रपति को सुपरसीड करने वाली बात है। ये भी अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। इसको सुप्रीम कोर्ट पर को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि क्रीमी लेयर की बात, जहां जबकि उस केस में क्रीमी लेयर का कोई मामला उठा ही नहीं था, यहाँ पर बैठे हुए एक मनोवादी मानसिकता के लोगों ने उसमें क्रीमी लेयर को ला करके खड़ा किया। देखिए, जहाँ तक OBC में क्रीमी लेयर की बात करते हैं, OBC वर्ग के पास में जमीन जायदाद, जो भारत का पहला मूल व्यवसाय है वो खेती है। खेती उनके पास है, वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। वो सामाजिक और शैक्षिक तरीके से तो कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी बहुत मजबूत है। क्रीमी लेयर वहाँ लागू होती है। लेकिन अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में मुस्लिम, OBC और SC के लोगों का आर्थिक सर्वे था। उसमें दिखाया गया कि पिछले 15 सालों में जो SC और ST के लोगों का आर्थिक लेवल जो है वो और नीचे आया है, उनकी प्रति व्यक्ति आय नीचे हुई है। तो जो क्रीमी लेयर की बात करते हैं, जो मुश्किल से इस देश के अंदर भारत में अभी तक जो हमें 22.5% SC/ST का कोटा मिलना चाहिए, 93 का एक सर्वे है, केवल 19% लोग उसमें फोर्थ क्लास को मिला करके कोटे में शामिल किए गए थे और उनका वो नौकरियों में थे। लेकिन जो हमारे IAS IPS क्लास 1 की पोस्टों पर आज भी 3% से लोग ज़्यादा नहीं हैं SC/ST के लोग, तो कहाँ से क्रीमी लेयर की बात करने लगे? जहाँ पर पिछले 5000 सालों से इन लोगों को दबा करके रखा गया, क्या 70 साल में क्रीमी लेयर की बात करने लगे? भारत में क्या आर्थिक सर्वे हुआ कि कितने लोगों की भारत में SC के लोगों की आर्थिक उन्नति हुई है?
इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को आर्थिक सर्वे करा करके निर्णय लेना चाहिए। और जिस सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज ने इनका समर्थन नहीं किया, मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग किया और ये कहा कि ये न्याय संगत नहीं है, इससे बाइफिकेशन होगा और बाइफिकेशन होने से देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कोशिश देश के अंदर चल रही है, एससी में फूट डाल करके जो ऐसी एक ताकत बनने की कोशिश कर रही थी, ये एक ऐसी सोच के लोग जो इन लोगों को कभी भी ये नहीं चाहते कि ये लोग बराबर हों, वो लोग इसके अंदर ऐसा काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो हमारे बार बार अधिकारों को, संविधान के जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको छीनने की कोशिश करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की केवल व्याख्या कर सकता है, उसमें अपना विशेष कोई कमेंट्स नहीं दे सकता, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को ये देखना चाहिए था कि निर्णय देने से पहले ये सोचा जाए कि क्या तुम्हारे पास वो पूरे तथ्य हैं कि जिससे SC ST को के कोटे को, जो खासकर SC का कोटा है, उसको बाइफिकेट कर सकें। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, उसमें भारत में जो लोकसभा के अंदर हमारे 131 MP बैठे हुए हैं SC ST के, मैं अपने महासंघ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम उनको सबको ज्ञापन देंगे, एक प्लेटफार्म पर लाने की बात करेंगे। यदि वो एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे तो हम पूरे भारत में एक आंदोलन छेड़ेंगे और उस आंदोलन में वहाँ के राज्यपाल और राष्ट्रपति भारत सरकार के उनसे मांग करेंगे कि पार्लियामेंट और जो विधानसभा के अंदर विधानसभा सदस्य हैं, इनका भी आरक्षण 10 साल के लिए भारत में आता है। बार बार इसको राजनीतिक लाभ देने के लिए बढ़ाया जाता है, इसको ख़त्म करना चाहिए। यदि ये सामाजिक संगठनों के साथ में सहयोग करके SC के और ST के कल्याण की बात पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे, विधानसभा में नहीं उठाएंगे, तो इनकी साथ में भी, और क्रीमी लेयर सबसे पहले वो एक MP और MLA पर लगनी चाहिए। क्योंकि अगर क्रीमी लेयर की बात जो निश्चित होगी MP MLA के लिए, तो वो इनको खुद पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। 3.5 लाख रुपए सैलरी इन लोगों को मिलती है, फुल अकोमोडेशन मिलता है, उसके बावजूद ये समाज को भूल जाते हैं। क्या अभी संविधान को लेकर के भारत में पूरे में घूमने वाले लोग, संविधान के आधार पर अपनी बात करने वाले लोग, संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने अपना एक भी कमेंट डाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्यों दिया? हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग कहो या दूसरे संगठनों के लोग कहो, किसी ने भी, हमारे प्रतिनिधियों ने अब तक एक भी कमेंट्स इसके ऊपर अपना नहीं दिया। इसीलिए हम दोबारा कहते हैं कि हम इनको ज्ञापन देंगे और ये ज्ञापन से नहीं मानेंगे तो हम इनको, मोदी को या अन्य लोगों को नहीं घेरेंगे। सबसे पहले अपने सांसदों का घेराव करेंगे और इनको घेर करके बताएंगे कि यदि तुम हमारे इस जो जाति आरक्षण भारत के अंदर है, जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया है, आपको भी और हमको भी, इसकी रक्षा नहीं कर पाए तो आपकी भी रक्षा भारत के अंदर नहीं करेगा। वोट मांगने के लिए समाज के अंदर आओगे, ये चमार महासंघ पूरे भारत में आंदोलन करने का काम करेगा। इसी के साथ मैं वाणी को ध्यान देता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सत साई।